नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार एक बार आपका फिर से यंग इंडिया क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का वर्ष 2024 का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यह सेट 1 है और जिसका कोड है 825 IX। आज हम इस प्रश्न पत्र में जितने भी MCQ पूछे गए हैं उन 20 MCQ का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे और ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी भी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। देखिए, आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर पता है आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो देखिए आप कैसे लिखेंगे प्रश्न 1 और इसका जो आंसर है, आंसर क्या लिखेंगे जो भी आपको पता है। इसका सही आंसर क्या है? डी। और आप लिखेंगे क्या? खिलाफत आंदोलन। आपको कमेंट करके लिखना है हर प्रश्न का उत्तर। अब देखिए, जो असहयोग आंदोलन है ये किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। कब चलाया था? 1920 में। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये किसने चलाया था? ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था। कब चलाया था? 1930 में। और जो ये चंपारण आंदोलन है ये किसने चलाया था? ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था। कब चलाया था? 1917 में। अब देखिए, जो खिलाफत आंदोलन है ये इसका जो टाइम पीरियड क्या है? ये 1919 से लेकर 1924 तक चला था। और इसे भारत में किसने चलाया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन को चलाया था। अब इसकी एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर क्या है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारत में किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो खिलाफत समिति का गठन है ये कब किया गया था? ये मार्च 1919 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? मुंबई में। अब देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं हमने सभी प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। ये 13 प्रश्न हैं और ये 13 प्रश्न आप सभी को याद होने चाहिए। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी को पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? जनवरी 1915 में। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और ये हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। चंपारण सत्याग्रह किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। कब चलाया था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद सत्याग्रह किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। रॉलेट सत्याग्रह किसने चलाया था? ये भी महात्मा गांधी ने चलाया था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। कब शुरू किया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड के क्लास 10 की जो सामाजिक विज्ञान का बोर्ड का पेपर है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। यदि इस प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का आंसर कमेंट में लिखेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। और कमेंट में आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे प्रश्न 2 और जो भी इसका आंसर सही है A, B, जो भी आपको इसका सही आंसर लिखता है वो कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है A, फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। आप सभी याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेपोलियन का उदय, जो नेपोलियन है, इस नेपोलियन का संबंध किससे है? इसका संबंध फ्रांस से है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आप सभी को ध्यान रखना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से लेकर
1971। अब इस प्रश्न की हम डिटेल्ड व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो आप बताएंगे उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16। यह प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? आप बताएंगे निरंकुश राजतंत्र। ये प्रश्न पूछा गया है कि 1789 में फ्रांस की व्यवस्था कैसी थी? निरंकुश राजतंत्र। नेपोलियन का उदय, प्रश्न पूछा जाएगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है? आप बताएंगे फ्रांस से। प्रश्न पूछा जाएगा नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना? नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना था? 1804 में। और नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से लेकर 1871 तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, भीमराव रामजी अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आप सभी कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ज्योतिबा फूले। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो गुलामगिरी है ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1871 में। और जो ईवी रामास्वामी है इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पेरियार। देखिए इन सभी के बारे में हम इनकी डिटेल व्याख्या देखते हैं। ईवी रामास्वामी ये कहाँ के रहने वाले थे? मद्रास के रहने वाले थे और इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। देखिए हमने जो भी ये व्याख्या की है ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी। और ये गुलामगिरी कब लिखी थी? 1871 में। भीमराव रामजी अंबेडकर, देखिए इनसे संबंधित आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कि इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की थी? इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? दलित वर्ग एसोसिएशन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे अंबेडकर। और कब की थी? 1930 में। इनसे संबंधित दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट या पूना समझौता सितंबर 1920 में किन किन के मध्य में हुआ? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच सितंबर 1920 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। ये सितंबर 1930 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1930 में। ध्यान रखेंगे आप, सितंबर 1930 में। बाल गंगाधर तिलक, इनसे संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो बताएंगे ज्योतिबा फूले। और ये कब लिखी गई थी? 1871 में। देखिए प्रश्न नंबर 4, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो इस प्रश्न का सभी बच्चे उत्तर क्या करके बताएंगे? हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो 1929 की महामंदी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? अमेरिका से। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि 1929 की महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप बताएंगे अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, इसका ए सही आंसर है। और महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1929 में अमेरिका से हुई थी। देखिए प्रश्न नंबर 5,
1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखिए, वर्ष 1944 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या कहते हैं, जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आप बताएंगे अमेरिका में हुआ था। और ये सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1944 में हुआ था। और इस सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितनी संस्थाओं की स्थापना की गई थी? दो संस्थाओं की। एक संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और दूसरी संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1944 में। इन दोनों संस्थाओं ने औपचारिक रूप से 1947 में काम करना शुरू किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने कब से काम करना शुरू किया? तो आप बताएंगे वर्ष 1947 से। और जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है, इन दोनों संस्थानों को किस नाम से जाना जाता है? इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स ट्विन, मतलब जुड़वा संतान कहा जाता है किसकी? ब्रिटेन वुड्स की। किनको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तमिल, ईसाई, सिंगली, मुसलमान। जिन भी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर पता है, वे सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? ईसाई। अब इस प्रश्न की हम व्याख्या देखते हैं। पहले बात करते हैं हम तमिल की। देखिए, जो श्रीलंका में तमिलों की जो प्रतिशत है वो कितना है? 18% लोग क्या हैं? तमिल हैं। जिनमें से वहाँ के 13% श्रीलंकाई तमिल है, मतलब श्रीलंका की रहने वाले तमिल हैं। और 5% कौन है? भारतीय तमिल हैं, जो भारत की तमिल वहाँ पर जाकर बस गए। और जो ये तमिल हैं, ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। और जो ईसाई हैं, ये ईसाई कितने हैं? 7% हैं। और ये सिंगली और तमिल भाषा बोलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह बहुसंख्यक है? यदि पूछा जाए आपसे क्या बहुसंख्यक, तो आपका उत्तर क्या होगा? तब उत्तर होगा आपका क्या? सिंगली। क्योंकि इनका जो प्रतिशत है वो कितना है? ये 74% है। और जो ईसाई हैं ये 7% हैं। और जो तमिल हैं ये 18% हैं। और जो सिंगली हैं ये किस धर्म के अनुयायी हैं? ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ए, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। अब देखिए, जो विकेंद्रीकरण है इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो सत्ता है, जो शक्ति है, उस शक्ति को विभाजित किया गया है। विभाजित मतलब उसे बांटा गया है। किन में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपके स्थानीय सरकार। इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, ये बात गलत है। संविधान लचीला है, ये भी गलत है। जो भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कठोर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? ए। अब देखिए, इस प्रश्न से संबंधित जो अन्य प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता क्या है? यहाँ सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की, यहाँ केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और स्थानीय सरकार होंगी। शक्तियों का विभाजन होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और कठोर संविधान होगा। ये 4 विशेषताएं किसकी?
संघीय व्यवस्था की। दो या दो से अधिक स्तर होंगे सरकार के, शक्तियों का विभाजन होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और कठोर संविधान होगा। अब देखिए जो शक्तियों का विभाजन है इसका मतलब क्या है कि जो केंद्र सरकार हैं और जो राज्य सरकारें हैं उनको अलग अलग विषय दिए जाएंगे क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। उन्हें कहते हैं हम सूची। और यहाँ पर हमने संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है इनका वर्णन किया है। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए जो संघ सूची है इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केवल और केवल आपकी जो केंद्र सरकार है, क्या आपकी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और इसमें कौन कौन से विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। ये सभी विषय आपको याद रखने हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो राज्य महत्व के हैं और इन पर केवल और केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। अब देखिए जो तीसरी सूची है इसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। इसमें क्या है, इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इसके विषय कौन से हैं, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। ये आपको सभी जानकारी याद रखनी है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। अब देखिए संघीय राज्य नहीं है इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा आपसे यहाँ कौन सा, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी संख्या कितनी है, 8 है। और जो राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या 28 है। तो ऑप्शन है आपके मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी विद्यार्थी इसका उत्तर बताएंगे हमें कमेंट करके। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है दिल्ली। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के लिए, सत्तावाद के लिए। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, राजनीतिक दल। अब देखिए राजनीतिक दल से भी आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक दल व्यवस्था की। तो जो राजनीतिक दल व्यवस्था का मतलब क्या है कि किसी देश में चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर कितने दल होंगे। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था है। नंबर 1 पर एक दलीय व्यवस्था। और जो एक दलीय व्यवस्था है यह हमें कहाँ देखने को मिलती है, चीन में। और वहाँ की जो एक पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ चीन में एक पार्टी ही चुनाव लड़ती है जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। और जो नंबर 2 पर बात करते हैं द्विदलीय व्यवस्था, मतलब देश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दल क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और इसके उदाहरण क्या हैं, अमेरिका एवं ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था। अब देखिए जो बहुदलीय व्यवस्था है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देश में चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक क्या होंगी, राजनीतिक पार्टियां। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, 2 से कितने भी अधिक हो सकती हैं लेकिन वह 2 से अधिक पार्टियां होंगी। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, भारत हमारा देश। अब देखिए जो भारत की प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी की जो स्थापना वर्ष है ये आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2013 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। इस सभी विद्यार्थी इस स्लाइड का क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? जनमत, राजनीतिक दल, उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में कि जैसे कि भारत एक लोकतंत्र है, भारत क्या है? एक लोकतंत्र देश है, और यहाँ जो बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हिंदुओं का ही शासन होगा। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या है? ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। जनमत जरूरी होता है लोकतंत्र में, राजनीतिक दल होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, और जो शासन कैसा होता है? उत्तरदायी होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है शासन। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला, अब्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क। इसमें क्या पूछा है? धात्विक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पहले तो आप कमेंट करके बताइए हमें। इस प्रश्न का सही उत्तर है लौह अयस्क। अब इस प्रश्न की हम डिटेल व्याख्या करते हैं, जो आपके पेपर में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो खनिज है, इन खनिजों का जो वर्गीकरण है वो 3 भाग में किया जाता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब जो धात्विक खनिज हैं इनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: लौह धातु, अलौह खनिज, ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। अब लौह धातु कौन से हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। ये कैसे हैं? ये लौह धातु हैं। और जो अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में क्या आते हैं आपके? सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज, ये सभी उदाहरण आपको याद रखने हैं, यहाँ से पेपर में पूछे जाएंगे: अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और जो ऊर्जा खनिज है ये भी आपको याद रखनी है। ऊर्जा खनिज कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लिटराइट मिट्टी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है काली मिट्टी। देखिए यहाँ पे हमने एक मैप लगाया है, और ये आपका भूगोल का अध्याय 1 है, विकास एवं संसाधन, उससे संबंधित मैप है। इसमें मृदा के जो मुख्य प्रकार हैं वो बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं। मृदा के 6 प्रकार हैं: पर्वत और वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लिटराइट मृदा, शुष्क मृदा। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आप देख सकते हैं। और ये जो मैप है आपके लिए जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसकी भी आप तैयारी करें। और जो मृदा के प्रकार हैं, कौन से राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। देखिए जो आपकी काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी का एक दूसरा नाम भी है क्या? रेगर मिट्टी। और इसे कपास काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब देखिए जो लाल मिट्टी है इससे संबंधित आपको कुछ भी याद नहीं रखना। जलोढ़ मिट्टी, अब जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें कौन सी मुख्य फसलें होती हैं आपकी? गन्ने, चावल, गेहूँ और जो दालें हैं ये सभी किस में होती हैं? जलोढ़ मिट्टी में। अब जो लेटराइट मिट्टी है ये मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू की फसल होती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है ये ध्यान रखेंगे, इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू की फसल होती है। देखिए प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? सीमेंट, एल्युमिनियम, लोहा एवं इस्पात, कागज। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आपको बताना है कि जो बॉक्साइट है इस बॉक्साइट का प्रयोग किसके लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है?
एल्युमिनियम। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जो आपकी सीमेंट है, इस सीमेंट में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है, यूज होता है, वो क्या होता है? चूना पत्थर। और जो एल्युमिनियम में जो कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है? बॉक्साइट। अब जो बॉक्साइट है ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से संबंधित आपसे इस जो बॉक्साइट से संबंधित आपसे मानचित्र कार्य भी पूछे जाते हैं कि किन क्षेत्रों में बॉक्साइट पाया जाता है। तो वो क्षेत्र कौन से हैं आपके? कटनी, अमरकंटक, मैकाल, बिलासपुर, कोरापुट। इन सभी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए हमें कमेंट करके। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं हम? तृतीयक क्षेत्र को। अब देखिए जो आर्थिक गतिविधि हैं, आर्थिक गतिविधि, इनका जो विभाजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो आर्थिक गतिविधियों का विभाजन है ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। देखिए प्रकृति के आधार पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें हम 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका एक दूसरा नाम होता है कृषि एवं सहायक क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं हम? कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं इसे हम। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसे किसके नाम से जानते हैं हम? औद्योगिक क्षेत्र। इसे कहते हैं हम औद्योगिक क्षेत्र। और जो तृतीयक क्षेत्र है इसे किसके नाम से जानते हैं हम? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये सभी आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो कार्य की दशा के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि हैं उन्हें हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में, संगठित एवं असंगठित। और जो स्वामित्व के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, निजी और सार्वजनिक। अब देखिए जो प्रश्न 15 है ये भी आर्थिक गतिविधि से ही संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट कर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उद्यमों का स्वामित्व। मतलब जो उद्यम है, जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उनका स्वामित्व किसके पास है, उनका मालिक कौन है, इसके आधार पर आर्थिक गतिविधियों को हम 2 भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक और निजी। अब जो रोजगार की शर्तें हैं इसके आधार पर जो आर्थिक गतिविधि हैं वो 2 भाग में बांटी जाती हैं, संगठित एवं असंगठित। आप ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि हैं उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कार्य की दशा के आधार पर संगठित और असंगठित, और स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, वैश्विक तापन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। अब जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो आप बताएंगे कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है इसका आयोजन 1992 में किया गया। और पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ किया गया, तो बताएंगे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। अब देखिए जो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है इसके आयोजन का कारण क्या था? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और इस पर 2 चीज़ों पर हस्ताक्षर हुए थे,
जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए और उसमें कहा गया कि सभी देश 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की घोषणा करेंगे। मतलब इसी में क्या किया गया था, इसमें एजेंडा 21 की घोषणा की गई, किसके लिए, सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि विकास हमें ऐसे करना है जिससे हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुँचे, पर्यावरण का नुकसान ना हो, और जो संसाधन है, संसाधन हमें आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी बचा के रखने हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1980, 1990, 1986, 2001। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1986। अब देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि जो उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और ये 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है कि जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है ये कब पारित हुआ था? ये आपका 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अब देखिए जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, इसके तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। और ये 6 अधिकार कौन से हैं? ये 6 अधिकार आपको याद रखने हैं। चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये सभी क्या हैं? ये सभी उपभोक्ता के अधिकार हैं जो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1980, 1970, 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1970। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन, चट्टानें। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, आपसे प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव मतलब ऐसा संसाधन, ऐसे संसाधन जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। क्या लोहे में जीवन होता है? नहीं होता। तांबा में जीवन होता? नहीं होता। चट्टानों में जीवन होता? नहीं होता। मत्स्य पालन मतलब आपका मछली पालन, तो जो मत्स्य पालन इसमें क्या होता है, इसमें जीवन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, आज हम इस वीडियो में जो वर्ष 2024 का सेट 1 है सामाजिक विज्ञान का, जिसका कोड है 825 IX, इसमें जो 20 MCQ हैं उन्हीं का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। अब देखते हैं हम इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए जो मानव विकास सूचकांक है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो मानव विकास सूचकांक है इसके कौन कौन से अवयव हैं। तो इसके तीन अवयव होते हैं। कौन कौन से अवयव? प्रति व्यक्ति आय, इसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है और शिक्षा को इसमें शामिल किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो मानव विकास सूचकांक है इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है? आप बताएंगे UNDP। और जो UNDP है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और जो ये UNDP है इसका कार्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। जो श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? 73। नेपाल का कितना है? 143। पाकिस्तान का कितना है? 161। और बांग्लादेश का कितना है?
129। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।